मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में एसआई अप्रोच से और एडीएस अप्रोच से शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का देखा कि कहाँ पर वेदर देयर इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वर डिटरमाइन थ्रू एसआई अप्रोच एंड एडीएस अप्रोच, एंड इन बोथ approach we also consider two conditions that when what happen if AD is more than AS and AS is less than AS is more than AD, and what happen if saving is more than investment and investment is more than saving. Now वहां पर एक चीज आया था प्लान्ड सेविंग एसआई अप्रोच में। तो यहाँ पर हम एक बार फिर ये चाह रहे कि इस पूरे चैप्टर में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में प्लान्ड यानी प्लान्ड सेविंग कहिए या रियलाइज वाला में एक्स एंटे और एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा। एक्स एंटे कॉन्सेप्ट क्या है और एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। एक्स एंटे कॉन्सेप्ट हम बता दें, एक्स एंटे जैसे तो अभी प्री पेड और पोस्ट पेड तो दो चीज है। तो एक्स एंटे जैसे कि प्री है और एक्स पोस्ट मतलब पोस्ट पेड है। तो एक्स एंटे कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स एंटे का सबसे पहले तो मीनिंग हम देख ले कि इसका तीन मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स एंटे मतलब प्रोबेबल, संभवतः, एक्सपेक्टेड, आसान्वित, संभावित जो है, और डिजायर्ड मतलब इच्छित। यानी एक्स एंटे अमाउंट जो है, चाहे वो एक्स एंटे सेविंग हो, एक्स एंटे कंजम्पशन हो या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट हो, ये उस अमाउंट को बताता है जो एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में या तो एक उपभोक्ता या एक इन्वेस्टर जो कि एक वित्तीय वर्ष में या ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड जो अमाउंट वो इच्छित होता है, जिस अमाउंट को वो कंज्यूम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, या जिस अमाउंट को वो एक्सपेक्ट करता है कि इतना हम खर्च करेंगे, तो दैट इज एक्स एंटे कॉन्सेप्ट। एक्स एंटे कॉन्सेप्ट ये ऐसा है, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक्स एंटे में आप कहते हैं कि आज हमको रात भर पढ़ना है, घर वाले को आपने बता दिया कि आज हम रात भर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और रात भर पढ़ेंगे। घर के लोग सभी को इस बात को मान गए कि ठीक है भाई, आप रात भर पढ़िएगा, उसके लिए सारी तैयारियां कर दी गई, आपको कॉफी बना के दे दिया गया, आपके स्टडी रूम को तैयार कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। रात 9 बजे आप खाना वाना खा के अपने रूम में चले गए और लाइट जल रही थी, आपने रूम बंद किया, पढ़ाई किया जाए। लेकिन सभी घर के लोग, बाकी लोग जाके अपना आराम करके सो गए, तो सभी लोग सुबह उठे तो ये समझे कि आप रात भर पढ़े। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, रूम में जाने के बाद आप सही में रात भर पढ़े कि 12 बजे तक पढ़े कि जाते ही सो गए, ये तो केवल आप जानते हैं। तो दैट इज एक्स एंटे। एक्स एंटे में हम कहते हैं कि इट इज प्लान्ड। ये जो है एक्स एंटे में एक वर्ड और ले लीजिए, प्लान्ड। ये क्या है? ये प्लान्ड है, डिजायर्ड है, एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबल है। तो अगर कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एंटे सेविंग, तो एक्स एंटे सेविंग रेफर्स दैट अमाउंट विच ए पर्सन विलिंग टू सेव इन ए फाइनेंशियल ईयर या विद इन ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। व्हाट इज एक्स एंटे कंजम्पशन? एक्स एंटे कंजम्पशन क्या है? इट रेफर्स दैट अमाउंट विच ए पर्सन विलिंग टू एक्सपेंड over its consumption in a day or in a during a certain time period. जैसे बाजार लेकर हम 100 रुपया गए और कहे कि ये 100 रुपया हम जा रहे हैं बाजार आज खर्च करके आएंगे, खा के आएंगे, पी के आएंगे। लेकिन अब हम बाजार गए तो जरूरी नहीं है कि हमारा 100 रुपया का, हो सकता है कि हम गए और हमको वैसा चीज नहीं मिला जिसपे हम खर्च कर पाते, वैसा हमको खाने का इच्छा नहीं किया देखकर, और हो सकता है इसमें से 10 ही रुपया खर्चा हो, या हो सकता है इसमें 100 का 100 खर्चा हो, या हो सकता है इसमें से कुछ भी खर्चा ना हो, 100 रुपया वापस आ जाए। तो एक्चुअल क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते। एक्स एंटे कॉन्सेप्ट में हम यही कहते हैं कि इट रेफर्स दैट अमाउंट विच ए पर्सन विलिंग टू सेव, विलिंग टू कंज्यूम और विलिंग टू इन्वेस्ट
in a given time period or during a certain time period. It is concept of probability. It is concept expected, desired, planned. ये desired है, इच्छित है, planned है, नियोजित है, expected है, आशान्वित है और संभावता है. ये एक्चुअल होगा या नहीं होगा, इट कैन नॉट बी सेड. तो दैट इज एक्स एंटे कॉन्सेप्ट. ये विलिंगनेस है. बस आज मैं पढ़ने जाऊंगा, आज मैं इतना खर्च करूंगा, आज मैं इतना सोऊंगा, दैट इज एक्स एंटे. अब है कि एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है. ये तो एक्स एंटे था. अब है कि एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट. तो एक्स पोस्ट है रियलाइज एक्चुअल, जो हो चुका है, जितना जो वास्तविक है, जो एक्चुअल है, जो रियलाइज है. तो एक्स पोस्ट क्या है. इट रेफर्स दैट अमाउंट विच ए पर्सन एक्सपेंड over consumption, which a person saved from his income, which a producer invest in a during time period, in a certain time period, in a given time period. तो ये ex post है. तो ex post realize है. ठीक है. तो ex post का मतलब होता है realize actual, जो घटित हो गया. अब मान लीजिए कि हम 100 रुपया बाजार लेके गए थे और हमने कहा था कि ये 100 रुपया हम खाने जा रहे हैं, बाजार में खर्चा करने जा रहे हैं. तो यहां पर ये एक्स एंटे कॉन्सेप्ट था. एक्स एंटे कंजम्पशन रेफर्स दैट अमाउंट विच ए कंज्यूमर विलिंग टू एक्सपेंड ओवर कंजम्पशन इन ए गिवन टाइम पीरियड. एंड इन दिस सिचुएशन दैट 100 रुपीज वर एक्स एंटे कॉन्सेप्ट, एक्स एंटे एक्सपेंडिचर. लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि हम 50 रुपया खर्च कर पाए और 50 रुपया वापस लेके आ गए. तो एक्स पोस्ट कंजम्पशन क्या होगा, 50 होगा. एक्स पोस्ट रियलाइज कंजम्पशन जो है वो 50 हुआ और 50 वापस आ गया. जबकि एक्स पोस्ट क्या था, एक्स एंटे क्या था, 100 था. अब हम ये बताते कि इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस कहां से आया. इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस यहां से आया कि 1929 में 1929 में जो महान मंदी आई अमेरिका में, उससे पहले क्या माना जाता था, O = Y = C. जितना आउटपुट होता है उतना इनकम होता है, उतना कंजम्पशन होता है. 50 बिस्किट बना, 50 रुपया आय हुआ और ये माना जाता था कि लोग 50 रुपया का बिस्किट खरीद लेंगे, 50 रुपया खर्च भी हो जाएगा. और डेली का डेली फैक्ट्री खुलेगा, बिस्किट बनेगा, डेली इनकम जनरेट होगा. देयर वर नो ओवर प्रोडक्शन सरप्लस और एंड देयर वर नो अनएम्प्लॉयमेंट समस्या. कोई समस्या नहीं थी और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में 1929 से पहले आराम से चल रही थी. O = Y = C पर. लेकिन 1929 में महान मंदी आई और जब केन्स आए तो उन्होंने इस महान मंदी का कारण क्या बताया. उन्होंने कारण ये बताया कि O = Y तक तो ठीक है, जितना आउटपुट होता है उतना इनकम जनरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ BMPL थ्योरी. लेकिन Y = C नहीं हो रहा है. यहाँ पे 50 बिस्किट उत्पादन हो रहा है, 50 रुपया इनकम जनरेट हो रहा है, लेकिन बिस्किट लोग कितना का खरीद रहे हैं, 30 रुपया का खरीद रहे हैं. 20 रुपया जो है वो क्या कर रहे हैं, 20 रुपया वो बचा ले रहे हैं. किस लिए बचा रहे हैं, तो वही डिमांड फॉर मनी के कारण, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव के कारण वो बचा रहे हैं. क्योंकि इंसान एक ऐसी जाति है जो आज से ज्यादा कल के बारे में सोचती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, वो भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए बचा लेती है. तो जितना वो बचा लेती है, तो केन्स ने ये कहा कि ये तो लोग बचाएंगे ही और उतना के बराबर बिस्किट 20 बिस्किट अनसोल्ड रह जाएगा, जो कि स्टॉक क्रिएट करेगा और 10 दिन के बाद कंपनी में 200 बिस्किट का स्टॉक रहेगा और 4 दिन के लिए कंपनी बंद हो जाएगी और यहीं से शुरू होगा बेरोजगारी, जो कि पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को अपने चपेट में ले लेगा. तो ये जो 1929 से पहले जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी का, वो एक्स एंटे था. हम लोग मान लेते थे कि 50 रुपया जनरेट हुआ, 50 रुपया का उत्पादन हुआ, 50 रुपया जनरेट हुआ, 50 रुपया वो खर्च भी कर देगा और इसी कॉन्सेप्ट पे हम इकोनॉमी चला रहे थे. लेकिन एक्सपोस्ट क्या हो रहा था, रियलाइज क्या हो रहा था, कि रियलाइज हो रहा था कि उस 50 बिस्किट में से 30 बिस्किट बिक रहा था, 20 बिस्किट बच जा रहा था और वही 20 बिस्किट जाकर के स्टॉक क्रिएट किया, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई, फैक्ट्रियां बंद होने लगी और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ये हुआ कि उसने पूरे अर्थव्यवस्था को अपने चपेट में ले लिया और महान मंदी में चला गया. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट.
और इसीलिए हम आप लोग को कहते हैं कि आप लोग जो कहते हैं कि सर पढ़ेंगे, सर पढ़ लेंगे, सर हो जाएगा, ये आपका सारा एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है। उसको एक्स एंटे को एक्सपोस्ट में बदलिए, क्योंकि रिजल्ट एक्सपोस्ट देगा ना कि एक्स एंटे देगा। अगर केवल चाहने से सोचने से हो जाता तो सब कोई टॉप कर जाता। और इसीलिए ये एक्सपोस्ट जब देखा गया तो यहाँ पर उन्होंने, केन्स ने कहा कि ये 20 बिस्किट का बिकना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में रहे। और तब उन्होंने कहा कि ये 20 बिस्किट कौन खरीदेगा, तो ये 20 बिस्किट गवर्नमेंट खरीदेगा। और तब तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का इंट्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी में। तो ये है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट। इसलिए इसको हमको बताना जरूरी समझे कि इस पूरे चैप्टर का जो बेस है, ये चैप्टर शुरुआत ही इसी कॉन्सेप्ट से हुआ कि इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता है, या क्यों नहीं है, व्हाई एन इकोनॉमी विल नॉट रिमेन इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो ये प्रॉब्लम है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक। जैसा कि मल्टीप्लायर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था आरएफ खान ने। आरएफ खान ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया था, रोजगार गुणक का अवधारणा दिया था, और इसी को बाद में कॉपी किया जेम केन्स ने। जेम केन्स ने निवेश गुणक की अवधारणा दी। अब गुणक क्या है, तो गुणक को हम लोग एक सिंपल परिभाषा में कहते हैं कि गुणक ठीक ऐसा ही है जैसे आप किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंक दें और तब जो रिंग्स जनरेट होते हैं, दैट रिंग्स वर गोइंग टू बी जनरेट एंड इट गोइंग टू बी टच द एज टिल, और वो तब तक पैदा होता रहता है रिंग्स और उसका फैलाव जब तक वो एज किनारे को टच नहीं कर ले। तो दैट इज मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट जो है कि एक जगह से शुरू हुआ और वो पूरे के पूरे चक्र को अपने में ले लेगा। तो निवेश गुणक क्या कहता है? निवेश गुणक कहता है कि अगर आप जैसे बेतिया में, अब धीरे धीरे देखिए कि बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुल गया, अब इन्वेस्टमेंट हो गया, मान लो 100, 150, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब धीरे धीरे क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट जो है, अब बेतिया में मेडिसिन कंपनी खुलेंगी, लॉज, होटल, रेस्टोरेंट, पैथोलॉजी, इन सब का रिलेटेड एक्टिविटीज तेजी से बढ़ने लगेंगे, वहां इन्वेस्टमेंट होगा, सब होगा। और परिणामतः 10 साल के बाद बेतिया एक बहुत बड़े सिटी के रूप में उभरेगा, जहां बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल सुविधा है, पैथोलॉजी है, टेस्ट सेंटर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, मार्केट है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट में जो हम चेंज करते हैं, या जो इन्वेस्टमेंट में हम चेंज करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आय बढ़ जाती है। यानी उसका इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलता है कि शुरुआत एक छोटा सा, एक गांव में जहां निर्जन है, कुछ नहीं है, आप वहां जाकर के केवल एक फैक्ट्री खोल दो, एक जाके आप हॉस्पिटल खोल दीजिए, आप देखिए कि उसके बाद वहां पर धीरे धीरे अदर एक्टिविटीज जो हैं वो जनरेट होने लगेंगी, वहां इन्वेस्टमेंट होने लगा, और धीरे धीरे उस गांव 2 साल 4 साल में उस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो अपने से कई गुना आय को बढ़ा देगा। तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है, निवेश गुणक कहता है कि यदि हम निवेश में शुरुआती परिवर्तन करें, या जितना से हम परिवर्तन करते हैं, जो अंतिम आय होती है वो उस शुरुआती निवेश से कई गुना ज्यादा होती है। एंड दैट इज इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट का जो इफेक्ट होता है वो मल्टीप्लायर होता है। यानी इन्वेस्टमेंट तो हम करते हैं एक जगह, जैसे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का आय पैदा कर देगा, और तब हम कहेंगे कि वहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स है, 10 है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं, del y by del i इन्वेस्टमेंट में, यानी के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू
चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्टेंट इन चेंज इन इनकम। और इसका वैल्यू जो है डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना गुना आय को बढ़ाया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसी को हम लोग आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, रेफर्स टू द टाइम्स, इट रेफर्स टू द टाइम्स यानी कितनी बार, रेफर्स टू द टाइम्स बाय विच चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल आई मल्टीप्लाइज टू बिकम चेंज इन आउटपुट या इनकम डेल वाई। इट मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। और ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है वो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स जनरेट इनकम। और इसका फिगर हम लोग बना देंगे, तो फिगर हम लोग बना देंगे, देखिए ये OY एक्सिस है और यहाँ सेविंग लाइन जा रहा है नेगेटिव से, वो तो पता ही है। ये 0OX एक्सिस है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है II, जो कि पैरेलल होता है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, इन्वेस्टमेंट को I से I डैश किया, दैट गैप इज नोन एज डेल I। और इस डेल I के कारण देखिए कि डेल Y जो हुआ, इनकम में जो चेंज हुआ, पहला इक्विलिब्रियम S इक्वल टू I यहाँ है इनकम का, और उसके बाद दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ है E1 पर, और यहाँ पर S नए इन्वेस्टमेंट के साथ इक्विलिब्रियम के पर है। तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया उससे ज्यादा इनकम में चेंज हुआ, इनकम में उससे ज्यादा चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा चेंज इनकम में हुआ, और नया इनकम हमको Y1 मिला। तो ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फिगर, K इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, वेदर K इक्वल टू मल्टीप्लायर, K को मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं 10 है और ये इनकम में बढ़ोतरी 40 हो गया, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 40/10, यानी K का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4। यानी इन्वेस्टमेंट में जितना हम चेंज किए, आय में परिवर्तन उससे 4 गुना ज्यादा हुआ। डेल वाई इक्वल टू चेंज इन आउटपुट इनकम, डेल आई इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये फिगर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तक हो गया है, इसका नोट्स बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। और यही कॉन्सेप्ट है, अभी एक्स एंटे कॉन्सेप्ट, एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट को लिख के समझ लेना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में समझ गए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इसका फिगर बना लेना है और इसका नोट्स तैयार रखना है। अभी टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको भी दिया जाएगा। स्टे होम सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।